और ये बात उस खबर की जो हम सबसे जुड़ी हुई है, आप सबसे जुड़ी हुई है। अब भविष्य में धरती के ऊपर किसी भी तरह से होने वाले एस्टेरॉयड अटैक को पृथ्वी से बचाया जा सकता है। आज सुबह 4:45 पर एस्टेरॉयड डिडीमॉस जैसे ही चंद्रमा से टकराया, उसके साथ ही पहली बार किसी डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताएंगे आपको कि एस्टेरॉयड का टकराना कैसे खतरनाक था और कैसे उसकी दिशा को बदल दिया गया। तो तबाह हो जाती धरती, तो नहीं बचता इंसानों का अस्तित्व। स्टार वॉर्स में सबसे बड़ी जीत। सुबह 4:15 जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, तब अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ। इंसानों के वजूद को बचाने वाला विस्फोट, धरती को बचाने वाला विस्फोट। इस तस्वीर को देखिए। अंतरिक्ष में एक विशाल एस्टेरॉयड से नासा का डर्ट टकराया। इस टक्कर के बाद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये एक ऐसा महाप्रयोग था जिससे दुनिया को बचा लिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये महाप्रयोग था क्या। नासा का शटल, जिसका नाम डर्ट दिया गया था, उसे 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। डर्ट में 10 महीने में 1.10 करोड़ किलोमीटर का सफर किया और आखिरकार 10 महीने बाद 27 सितंबर को डाइमोफोर्स एस्टेरॉयड से टकराया। इस मिशन का मकसद था एस्टेरॉयड की दिशा बदलना। नासा का डर्ट मिशन पूरी तरह से सफल रहा। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर एस्टेरॉयड को सीधी और सटीक टक्कर मारी गई। इस टक्कर से एस्टेरॉयड की दिशा कितनी बदलती है, इसके आंकड़े भी चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन अब ये समझिए कि इसके पीछे की साइंस क्या है। आमतौर पर एस्टेरॉयड धरती के लिए बड़ा खतरा नहीं होते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। लेकिन धरती पर यह खतरा हमेशा बना हुआ होता है कि कहीं कोई बड़ा एस्टेरॉयड न टकरा जाए। ऐसे में इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। इसी खतरे से पार पाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को अंजाम दिया। अब आपको ये भी बता दें कि जिस आकार के एस्टेरॉयड को टक्कर मारी गई वो कितना बड़ा है। डर्ट की लंबाई 19 मीटर है और वो जिससे टकराया वो डाइमोफोर्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना बड़ा है। और ये जिसकी इर्द गिर्द चक्कर काटता है वो 780 मीटर ऊंचा है, यानी लगभग बुर्ज खलीफा जितना बड़ा। अब सोचिए कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। जो भी होगा वो देखने के लिए कोई बचेगा भी या नहीं। अब आपके मन में ये भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि 19 मीटर के डर्ट ने 163 मीटर के एस्टेरॉयड का रास्ता कैसे मोड़ा। डाइमोफोर्स का वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम है, जबकि डर्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट का वजन मात्र 550 किलोग्राम है। लेकिन वह 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइमोफोर्स से टकराया। इस टक्कर के बाद से एस्टेरॉयड की दिशा में 0.5% का बदलाव आ सकता है, जो अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि ये मिशन एक एक्सपेरिमेंट था। जिस एस्टेरॉयड से डर्ट टकराया उससे धरती को कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस परीक्षण के बाद ये साफ हो गया कि इस तरह के इस आकार के किसी दूसरे एस्टेरॉयड को धरती की तरफ आने से रोका जा सकता है, उसका रास्ता बदला जा सकता है, जिससे धरती पर मंडराने वाला एक खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। चुनाव चिन्ह मामले पर अब इलेक्शन कमीशन सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुनवाई का आदेश दे दिया। चुनाव चिन्ह मामले पर इलेक्शन कमीशन सुनवाई करे, इस बात की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की जो अर्जी थी उस अर्जी को खारिज कर दिया और इस अर्जी को खारिज करते हुए शिंदे गुट को एक राहत के तौर पर सूचना सामने आई, जब इलेक्शन कमीशन को आदेशित किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चुनाव चिन्ह मामले को लेकर के इस सुनवाई के बाद और उद्धव गुट की याचिका खारिज किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ही उस पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए एकनाथ शिंदे उस पर कायम हुए थे और ज्यादातर जो विधायक हैं उद्धव गुट के, वो शिंदे गुट में शामिल होकर के उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री बनाया था।
और अब चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई थी, जिसमें कि अब इलेक्शन कमीशन को सुनवाई करनी है। मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार बने। गौरव, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई रही, इसका जरा आप लबोलबाब बताएं और बताएं कि कैसे एकनाथ शिंदे गुट को अब खुश होने का मौका है। देखिए, बिल्कुल मौका है और इस बात को बहुत समझ लेना जरूरी है कि जब विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उसी वक्त जो है वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना के सिंबल पर दावा ठोककर चुनाव आयोग में अर्जी दी गई थी। जब ये बात पता लगी उद्धव कैंप को, तो उन्होंने इस मामले में एक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा था। जब तक संवैधानिक पीठ नहीं बैठी थी, तब तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी। और आज जब संवैधानिक पीठ इस मामले में बैठी, तो सबसे पहली सुनवाई इसी बात पर हुई कि क्या चुनाव आयोग को सिंबल के मामले में जो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों ने ही उद्धव कैंप की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि इन विधायकों के खिलाफ, यानी कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला विधानसभा में लंबित है, डेप्यूटी स्पीकर के सामने लंबित है, और ऐसे में अगर ये विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो वो शिवसेना पार्टी पर दावा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को पहले अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करनी चाहिए और उसके बाद सिंबल के मामले पर आना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से नीरज किशन कौल और इसके अलावा अरविंद दातार चुनाव आयोग की तरफ से, और इसके अलावा एसजी तुषार मेहता महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से पेश हुए। और इन सभी की जो दलील थी कि इस मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए बढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत चुनाव आयोग के पास ये शक्तियां हैं, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल के तहत जो शक्तियां स्पीकर के पास हैं वो अलग हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और आम भाषा में समझने के लिए जो दलील रखी गई कि सिर्फ एमपी या एमएलए, यानी कि सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि ही एक पार्टी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, बल्कि पार्टी में पदाधिकारी, संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग होते हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ते हैं, जिन्हें अयोग्यता की कार्रवाई जिन पर नहीं की जा सकती है, वो भी पार्टी का हिस्सा होते हैं। और ऐसे में पार्टी के एक बड़े धड़े पर एकनाथ शिंदे अपना दावा ठोक रहा है। वो दिखाता है कि उसके पास तमाम पदाधिकारी। बिल्कुल गौरव, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसा ही एक विवाद देखा गया था, जहां शिवपाल यादव अलग हुए थे, अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, और सिंबल की लड़ाई वहां पर नंबर गेम के हिसाब से जीती गई। जो आपने महत्वपूर्ण बात की कि सिर्फ चुने हुए एमपी या एमएलए ही पार्टी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, बल्कि कार्यकर्ता भी उसका अहम हिस्सा होते हैं। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तो जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात बुर्का जिहाद की सबसे खौफनाक तस्वीर की। मुंबई में बुर्का न पहनने पर एक मुस्लिम शख्स ने अपनी हिंदू पत्नी की हत्या कर दी। ये वारदात मुंबई के चेंबूर में हुई, जहां इकबाल शेख ने अपनी पत्नी रूपाली की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि रूपाली शेख ने इकबाल शेख के कहने के मुताबिक बुर्का नहीं पहना। उसने बुर्का पहनने से मना कर दिया। पिछले 3 साल से इकबाल अपनी पत्नी रूपाली पर जुल्म कर रहा था। रूपाली पर मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने का दबाव था। जब रूपाली ने तलाक मांगा तो इकबाल ने हत्या कर दी, और इससे पहले रूपाली ने कोर्ट में जाकर के, माफ कीजिएगा, पुलिस के पास जाकर के शिकायत दर्ज कराई थी। वहां पर इकबाल ने स्वीकारा था कि वो मारपीट नहीं करेगा, और उसके 3 दिन बाद फिर इस घटना को अंजाम दे दिया गया। खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने है, जहां विधायकों से मिले हैं सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के मंत्री भी अशोक गहलोत से मिले हैं। दिल्ली में अपने घर पहुंचे सचिन पायलट, और सचिन पायलट के जैसे ही दिल्ली पहुंचे उनसे मीडिया उनसे मुखातिब हुई, लेकिन मीडिया के किसी सवाल का जवाब सचिन पायलट ने नहीं दिया। अब संभावना यह है कि पहले तो सब कयास ये थे कि सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, लेकिन अब संभावना यह कि थोड़ी देर में सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। सोनिया गांधी से मिलने का समय अभी तक मांगा ही नहीं गया है सचिन पायलट की तरफ से, ये अभी तक की जानकारी सामने है। हालांकि पायलट ने अपने समर्थकों से कहा कि आप इंतजार कीजिए, किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम अभी तक नहीं उठाना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल जब एक डेलीगेशन ने जयपुर से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो उनका कहना यह था कि ज्यादातर विधायक ये चाहते हैं कि गहलोत गुट से ही कोई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन हो।
और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि राजस्थान की सियासत में ही एक और अपडेट है। वो अपडेट यह कि सोनिया और गहलोत में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। सोनिया गांधी ने गहलोत से अभी तक कोई बातचीत नहीं की और ना ही अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से कोई बातचीत की है। सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने भी अब तक सोनिया गांधी से मिलने का वक्त नहीं मांगा, बल्कि वो भी अब संभावना यह है कि वो मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में। कांग्रेस पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी ताजपोशी की तैयारी थी वही पार्टी के लिए इतनी बड़ी फजीहत खड़ी कर देगा। अशोक गहलोत का मिजाज भांपने में गांधी परिवार की एक चूक ने पूरी पार्टी की फजीहत ही करवा दी। अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कांग्रेस आखिर पार्टी की कमान सौंपे तो किसे सौंपे। इसी सवाल के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए। खबर है कि वो पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं। सचिन पायलट मंगलवार को ही दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर भी चुप्पी साधे रखी। सवाल पर सवाल दागे गए, लेकिन पायलट ने अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे तमाम विधायक जो कुछ तो बोलिए सचिन जी। आपकी चुप्पी को कैसे सचिन जी कुछ तो बोलिए। सचिन जी आपको कहा जा रहा है कि आपने बगावत की थी और जो अभी चल रहा है वहाँ पे जो अशोक गहलोत के सचिन जी आपकी चुप्पी को कैसे देखा? क्या आला कमान से सचिन जी आप आला कमान से क्या समझ नहीं रहा है क्या? आला कमान से कोई समय? सचिन जी आपकी चुप्पी कैसे? सचिन पायलट जो बताया जा रहा है कि संभवतः अभी अपने दिल्ली के आवास पर चले गए हैं, जहां से उसके बाद वो प्रियंका गांधी से मिलेंगे। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी चूंकि अभी 10 जनपद जहां पर उनका पॉलिटिकल ऑफिस है वहां पर मौजूद हैं, तो क्या वहां पर पायलट की मुलाकात होगी या प्रियंका गांधी फिर यहां पर घर वापस आएंगी और यहां पर सचिन पायलट की मुलाकात होगी? इसको लेकर अभी तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके का माहौल बना और कहीं ना कहीं सभी विधायक एक साथ जो हैं वो पायलट के खिलाफ दिखाई दिए। अब सचिन पायलट की दिल्ली यात्रा के बाद सवाल कई पैदा हो गए। एक सवाल तो यह भी है कि क्या गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे और लगातार बयानबाजी ने अशोक गहलोत के खिलाफ पार्टी में माहौल बना दिया है? क्या सचिन पायलट की चुप्पी ने उनका दावा मजबूत कर दिया है? अब दिल्ली में पायलट की कांग्रेस आला कमान से क्या बात होती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जयपुर में उनके घर पर कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की आवाजाही बढ़ गई थी। मेरी निजी राय जब आप पूछ रहे हो तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा राजस्थान में सरकारी पीढ़ नहीं कर सकता। प्रताप जी को तो आप जो बात कर रहे हो प्रताप जी को तो फिल्मों के अंदर खलनायक का रोल करना चाहिए था। अमरीश पुरी को भी पीछे छोड़ देंगे और जो शोले पिक्चर में जो गब्बर सिंह था उसको भी हम खून की नदियां बहा देंगे सोनिया जी के सारे पर, सड़कें लाल कर देंगे। क्या है क्या आपको इसलिए मंत्री बनाया था क्या? आपको तो फिल्मों में विलेन का रोल बढ़िया कर सकते हैं। 102 एक तरफ है, उनके कहने से मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, 19 में से चुनेंगे, सरकार कैसे चलेगी? नहीं, गहलोत साहब तो नो डाउट सर्वमान्य नेता हैं। जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी तब उनके नेतृत्व में कैंप किया, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और पूरा कांग्रेस नेतृत्व ने मदद की, तभी सरकार बची नहीं बचती। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात अंकिता भंडारे की मौत मिस्ट्री के बाद हो रहे नए खुलासों को, जिसमें असल में जिस रिजॉर्ट में अंकिता नौकरी करती थी, जो रिजॉर्ट अंकिता भंडारे की जिंदगी पर भारी पड़ा, उस रिजॉर्ट को पुलकित आर्या और उसके दोस्तों ने जिस्म फरोशी के अड्डे में तब्दील कर दिया था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है हमारी पड़ताल, जहां एक एक गवाह इसी बात के सबूत रख रहे हैं और इसकी पूरी पोल खोल रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट में। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। मतलब और भी चीजें लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीजें प्रोवाइड कराना। 3-4 लड़के आते थे तो मतलब उनके लिए जो है लड़कियों को प्रोवाइड किया जाता था। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट से। पुलकित आर्य को पता चला कि मैं वहाँ से जॉब छोड़ना चाहता हूँ तो उन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया। लड़का लड़कियां आते थे ज्यादातर तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। लड़कियां जो वहाँ पर आती थी हमें उनसे ना तो बात करने का अनुमति थी, ना तो हम उनसे बात करते थे, क्योंकि और उनकी एंट्री करने के लिए भी हमें मना किया गया था। पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को से अलग करो, मेरे रूम पे भेजो। पुलकित आर्य अपने कमरे में स्टाफ लड़कियों को बुलाता था। अंकित गुप्ता रिजॉर्ट में बाहर से लड़कियां लाता था। पुलकित आर्य
गेस्ट के लिए लड़कियां मंगवाता था। अंकित गुप्ता रिजॉर्ट की स्टाफ लड़की को छेड़ता या परेशान करता था। पुलकित आर्य रजिस्टर में लड़कियों की एंट्री नहीं करवाता। अंकित गुप्ता शराब और गांजे की व्यवस्था करता। अंकिता मर्डर कांड के बाद यह घिनौना खुलासा उन लोगों ने किया जो पहले पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं। अंकिता की हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य अपने गुंडे दोस्तों के साथ शायद ही कोई गंदा काम रहा होगा जो अपने रिजॉर्ट में नहीं कर रहा था, जिसमें नशे के सामान से लेकर लड़कियां मंगवाने तक का काम शामिल है। अब तक की पड़ताल बताती है कि पुलकित घिनौने खेल का मास्टरमाइंड था और अंकित गुप्ता जूनियर मास्टरमाइंड। वनतारा रिजॉर्ट में किए जा रहे पाप की कहानी इतनी लंबी हो चुकी है कि हर पन्ने से एक नया पन्ना निकल जा रहा है। सबसे पहले उस महिला कर्मचारी की जुबानी जो बता रही है रिजॉर्ट में होने वाली गंदी कहानी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। लड़कियां आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है पुलकित आर्य ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट में। पुलकित आर्य पूरे हनक के साथ इस गंदे काम को कर रहा था। ना तो उसे डर था न खौफ। उसे ऐसा लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, क्योंकि पिता बीजेपी के नेता हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है, तो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तो ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। अगली गवाही पुलकित आर्य के चरित्र की वो कहानी जिसके बाद शायद कुछ कहने को बचता नहीं है। मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी, क्योंकि पुलकित आर्य ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को से अलग करो, को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। रिजॉर्ट में काम कर चुकी ये वो लड़की है जो वक्त रहते ही सब भांप चुकी थी, जो समय रहते ही पुलकित और उसके गुंडे दोस्तों की नीयत को पढ़ चुकी थी, जो जानती थी कि ये बस कहने भर को रिजॉर्ट है जिसकी आड़ में पैसे कमाने के लिए हर तरह के गंदे धंधे किए जा रहे हैं। ये इकलौती गवाही नहीं है। पुलकित एंड पूरे रिजॉर्ट गैंग के चेहरे को बेनकाब करने वाली एक और गवाही आपके सामने है। क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीजें अब नहीं। मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो वो काम था पुलकित आर्य का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे। जिस पटवारी पर अंकिता केस में लापरवाही बरतने का आरोप है वो कोई नई बात नहीं है। पहले भी पुलकित इस 60 गांठ के दम पर अपनी मनमानी करता रहा है। जो पहले आरोप था उसके ऊपर अब सीधे सीधे मुहर लग गई है। पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते, पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा। तो हमने उसको कॉल मिला दी और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी। तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिजॉर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद में जो है उन्होंने ही हमें गालियाँ वगैरह देनी स्टार्ट कर दी कि आप यहाँ से इतनी दूर से ऐसा काम करने आए हो, ये है वो है। तो हमने बोला कि सर अगर आप ये बताइए कि मेरी जो सैलरी है वो इनके पास 25-30 हज़ार रुपये की मेरी जो सैलरी बनती है वो इनके पास पेंडिंग है, और ये मेरे ऊपर एक जो है 1500-2000 रुपये के स्पीकर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सब ऐसे ही बोलते हैं करने के बाद में। और जो है उन्होंने पुलकित आर्य जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि इनका करना क्या है। कि फिर उन्होंने 2-3 उन्हें ऑप्शन भी दिए कि इनको ऐसा करते हैं कि वहाँ पे वो जो जेल है मेरे पास में, कि इनको वहाँ पे ले चल के मारते पीटते हैं इनको। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने हमसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, माफ़ीनामा, जो कि किसी मतलब का नहीं था, वो फालतू में उन्होंने लिखवाया था। जो वैसे इस पूरे खेल को जान तो अंकिता भंडारी भी गई थी, लेकिन वो जिस दलदल में थी उससे चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी।
आखिर में उसकी यह कोशिश उसकी जिंदगी की पहली नौकरी की पहली तनख्वाह के कुछ दिनों के बाद ही पूरी तरह से खत्म हो गई। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि मेरा रूम शिफ्ट हो गया है। उसका दोस्त पूछता है क्यों, अभी कहाँ हो? अंकिता बताती है कुछ दिनों के लिए सर के रूम में शिफ्ट किया गया है क्योंकि गेस्ट आने हैं बहुत सारे। अंकिता का दोस्त पूछता है आपके रूम में कौन है, प्राइवेसी तो रहेगी? अंकिता जवाब देती है हाँ प्राइवेसी रहेगी। अंकिता के सामने हर दिन परेशानी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले अंकिता की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई थी उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे थे, वो चाहे एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हो या फिर किसी खास गेस्ट के लिए विशेष तैयारी की बात। अंकिता अपने चैट में दोस्त को लिखती है उसने बोला कि ऐसा है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को। उसका दोस्त पूछता है फिर क्या हुआ? अंकिता कहती है तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अंकिता का दोस्त लिखता है अच्छा। फिर अंकिता लिखती है मैंने कहा तो मैं क्या करूं? तो बोल रहा है कि जो तुम बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी, एक्स्ट्रा सर्विस और स्पा की बात कहां से ला रहा है तू? अंकिता का दोस्त लिखता है आपने स्पा से रिलेटेड क्या बोला है? अंकिता कहती है तो बोल क्या रहा है, ये गवारों वाली हरकतें मेरे साथ कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ। तो बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में, तो अगले दिन उसने माफी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ कर दो ये सो, जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है मगर बता नहीं पा रही थी खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए, तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। ये उसी दौरान की बातचीत है जब अंकिता रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी और ये सारी बातें उसने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर बताई। इस बातचीत से साफ था कि अंकिता को भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट, जो बीतते वक्त के साथ अंकिता को मौत के और करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। अब जब इसकी पड़ताल की जा रही है तो एक के बाद एक कई गवाही ऐसे मिले हैं जो पुलकित आर्य के रिजॉर्ट की एक एक कहानी को सबके सामने लाकर रख दिया है। लड़कियों को क्या वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा था या कोई इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर पुलकित आर्य ने की हुई थी कि लड़कियों को वहाँ पर बुलाया जाता था और गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कहा जाता था? मैम लड़कियां जो वहाँ पर आती थी हमें उनसे ना तो बात करने का अनुमति थी, ना तो हम उनसे बात करते थे, क्योंकि और उनकी एंट्री करने के लिए भी हमें मना किया गया था। तो हमें पता नहीं है कि वो लड़कियां कौन थी और कहाँ से आती थी, पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्राइवेटली अपना अमूमन होता ये है, देखिए अमूमन होता ये है भाई साहब, अमूमन ये होता है कि जब कोई गेस्ट कोई भी जो रिजॉर्ट में आ रहा है, एक रजिस्टर मेंटेन्ड होता है, उसमें गेस्ट की एंट्री होती है, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, उसका फोन नंबर, एड्रेस और उसका आईडी कार्ड लिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां वहां पर आ रही थी उनकी एंट्री इन रजिस्टर में नहीं होती थी, उनके आईडी चेक नहीं होते थे? उन लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने के लिए मना की गई थी। अंकिता के सामने भी ऐसे ही कुछ हालात बनाए गए थे जिसे वो ना तो पचा पा रही थी और ना ही अपने दोस्त के सिवाय किसी और को बता पा रही थी। आखिर में अंकिता के गायब होने के बाद जब उसके दोस्त ने रिजॉर्ट के स्टाफ सौरभ भास्कर को कॉल किया तो सब कुछ जानते हुए भी सच को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये इस बात की गवाही है कि रिजॉर्ट मैनेजमेंट चाहता था कि ये बात ही न सामने आए कि अंकिता गई कहाँ। जैसे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं? इतना तो बताओ। जरूर आई थी बिल्कुल आई थी। खाना खाया था उन्होंने? हाँ मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो दिमाग वाली कोई बात नहीं है। देखो अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। नहीं वो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाए। हम भी यही चाहते हैं। आप बता दो, आपके साथ है तो आप बता दो। बल्कि अरे मेरे साथ होता मैंने फोन क्यों करना है यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम भी यही बोल रहे हो, तुम्हारे साहब भी यही बोल रहे हैं। इतने सारे सबूत, इतनी सारी गवाही, इतने पीड़ितों के बयान, फिर भी कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?
पुलकित आर्य को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो रिजॉर्ट के सारे पापों को दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये सवाल तो अभी भी जिंदा है ही कि वो कौन वीआईपी गेस्ट था जिसके लिए खास इंतजाम किया जा रहा था। हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच चल रही है, रिजॉर्ट से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आप इस सीन को रिक्रिएट किया गया और किस किस तरीके से साक्ष्यों को बटोरा जा रहा है? हमारा टीम द्वारा अभी कितना भी साक्ष्य है, हमारा क्राइम सीन में है, रिसोर्ट में है, और सभी जगह से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं एंड कितना भी गवाह हैं उनके बयान वगैरह दर्ज कर रहे हैं एंड अभी एक बार दोबारा हम क्राइम सीन को एनालिसिस के लिए आ जाए हैं। तो मैम इसी जगह से अंकिता को फेंका गया था, अभी तक जांच में सामने आया है? अभी तक तो यही है। और मैम यहाँ से कितनी दूरी पे लाश मिली थी? यहाँ से बैराज हैं, सो यहाँ से काफी दूर है, सो वहाँ मिली। पुलिस के दावे चाहे जो हो, प्रशासक का तर्क चाहे जैसा हो, लेकिन सच कुछ और ही है। और अब तक के खुलासों से साफ है कि पुलकित आर्य बस कहने भर को रिजॉर्ट चलाता था, जो असल में जिस्म फरोशी के एक बड़े अड्डे में तब्दील हो चुका था। ऋषिकेश से मीनाक्षी खंडेवाल, मोहित ओम और अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।